नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वीटो ऐप पर और क्रिक वीटो के एक नए एपिसोड के साथ यहां पर हम जुड़ गए हैं। मैं हूं आपके साथ चिराग सुखीजा, मेरे साथ एक्सपर्ट स्पोर्ट्स गुरु हम इन्हें प्यार से कहते हैं, समीप राजगुरु मौजूद हैं और इनके एक्सपर्ट एनालिसिस हम यहां पर आपको बताते हैं। लेकिन मैं सिवाय एक सीनियर जर्नलिस्ट से कुछ नहीं हूं, एक्सपर्ट नहीं हूं। आप और हम जो है सब फैंस हैं, फैंस की तरह मैच देखते हैं और उसके बाद मैच को एनालाइज करते हैं। तो मैं सिर्फ समीप राजगुरु की बात होती है ना, नजरिया। अब आपने मौका दिया तो नजरिया भी दे देंगे अपना। नजरिए की बात होती है तो अलग अलग नजरिया क्या होता है और सटीकता से जहां तक फैंस नहीं पहुंच पाते हैं, जहां तक जो आम व्यूअर होता है वो नहीं पहुंच पाता है, वहां तक इन डेप्थ जाने की कोशिश करते हैं और कोशिश करते हैं डिकोड करें भारतीय क्रिकेट को। तो क्रिक वीटो में यही हम करते हैं और आज एक नए एपिसोड के साथ जुड़े हैं। दिशा और दशा क्या है टीम इंडिया के क्रिकेट की। यहां पर इंडियन क्रिकेट टीम अब किस दिशा में चल पड़ी है उसको लेकर बात करेंगे, क्योंकि ओडीआई क्रिकेट भी अब उस हालत में जाती हुई नजर आ रही है जिसमें टेस्ट क्रिकेट ऑलरेडी पहुंच चुकी है। और क्या अब टी20आई क्रिकेट का भी वही हाल होने जा रहा है? ये चिंता, ये टेंशन हर किसी के मन में आज के दिन जो है वो हो रही है कि आखिरकार टीम इंडिया किस दिशा में जा रही है। अब इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड के बीच 3 वनडे मैचों की सीरीज खेली गई, अपने घर पर खेली गई और इन 3 मैचों में से 2 मैच टीम इंडिया हार गई, यानी कि सीरीज हार गई। और यह पहली बार था जब टीम इंडिया न्यूजीलैंड के खिलाफ अपने घर में वनडे क्रिकेट की कोई सीरीज हारी थी। यानी कि कंसर्न जो है, परेशानी जो है वो बड़ी है और इसको पॉइंट आउट करना यहां पर काफी ज्यादा जरूरी है। न्यूजीलैंड पहली बार आकर टेस्ट सीरीज जीत जाती है और विद इन नो टाइम यहां पर पहली बार आकर ओडीआई सीरीज भी हरा देती है हमें। तो यहां यानी कि कंसर्न जो है वो बहुत बड़ा है और इस पर बात करनी यहां पर जरूरी है। और सबसे बड़ा जो रोल यहां पर आएगा इस सारी चीज में वो कोच का आएगा, गौतम गंभीर का आएगा, इसके अलावा कप्तान का आएगा। शुभमन गिल क्या सोचते हैं इस चीज को लेकर, वो किस तरीके से काम कर रहे हैं इस चीज पर, उसके बारे में भी बात होनी चाहिए। और सीनियर खिलाड़ी रोहित शर्मा और विराट कोहली, अगर हम चैंपियंस ट्रॉफी की बात करें या 2023 वर्ल्ड कप की बात करें, वहां पर भी लगभग यही टीम खेल रही थी। लेकिन सडनली ऐसा क्या हुआ कि टेस्ट के बाद अब वनडे क्रिकेट भी जो है वो पाताल लोक में जाती हुई हमें नजर आ रही है। इसके पीछे के कारण, आंकड़े भी हम आपको बताएंगे। गौतम गंभीर का जो पूरा रिपोर्ट कार्ड है वो मैं लेकर आया हूं यहां पर, वो भी आपको बताएंगे। लेकिन क्या हो रहा है इंडियन क्रिकेट में इस वक्त, क्या दिशा अब आप देख रहे हो इस क्रिकेट की? देखो, आपने जो इंट्रोडक्शन दिया उसमें कई सारी बातें आपने की। हार, न्यूजीलैंड के साथ पहली बार टेस्ट सीरीज में 3-0 हारे, न्यूजीलैंड के साथ ओडीआई सीरीज हार गए जो भारतीय क्रिकेट इतिहास में कभी नहीं हुआ, बिल्कुल, है ना। और उसके अलावा साउथ अफ्रीका के साथ टेस्ट सीरीज आप 2-0 हारे हैं, वो आप बोलना भूल गए। 2-0 हम साउथ अफ्रीका से भी हारे हैं भाई, वो भी कभी नहीं हुआ था। तो कमाल की बात है, मतलब 26 साल के बाद हुआ था। तो कहने का मतलब यह है कि हार इज नॉट अ कंसर्न। हारना जीतना खेल का एक हिस्सा है, लेकिन हार इस समय इसलिए कंसर्न बन रही है चिराग, इसलिए आज हम दोनों बैठ कर यहां पर इस हार पर चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि इस हार के साथ हमें ऐसा लग रहा है कि आप अपनी दिशा भी भटक चुके हो। बिल्कुल, भारतीय क्रिकेट अपनी दिशा भी भटक चुकी है। और आज मैंने जो कलर पहना है ना, ये कलर आप देख रहे हैं, इसके पीछे एक कारण है जी। ये ब्लू है और एक व्हाइट्स है, ठीक है। इंडियन व्हाइट्स की भी बुरी हालत है, इंडियन ब्लूज की भी बुरी हालत है, बिल्कुल। तो ये ब्लू और व्हाइट का कॉम्बिनेशन जो है वो मेरे जीन्स से मेल खा रहा है। वो आप देख सकते हैं, अगर आप लॉन्ग शॉट में देखेंगे, ब्लैक डार्क, तो है ना। तो ये जो है पूरा कलर कॉम्बिनेशन भी जो है ना एक थीम है आज। इस थीम के तहत ही आज हम बात करने जा रहे हैं। ये ना व्हाइट्स एंड ब्लूज दोनों की हालत खराब है और डार्क दिख रहा है फ्यूचर जो है। तो ये फ्यूचर जो डार्क दिख रहा है, इस पर चर्चा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपके पास इस समय क्या टैलेंट की कमी है। वन, हार जाओ कोई बात नहीं यार, हारना तो बहुत अच्छी बात है। हार से ज्यादा तो कोई चीज आपको सिखाती नहीं है। आज हम जीत गए होते न्यूजीलैंड के खिलाफ तो आज हम ये शो नहीं कर पाते, कुछ और मुद्दे, बड़े मुद्दे पे हम शो करते। शायद विराट कोहली, रोहित शर्मा के परफॉर्मेंस पे कर रहे होते, शायद किसी और मुद्दे पे कर रहे होते, लेकिन जीत पे नहीं कर रहे होते। क्योंकि न्यूजीलैंड की तो आपकी मैं बताऊं, आपकी 11 में से 7 मेन प्लेयर्स तो आए ही नहीं है ना। 4 मेन प्लेयर्स आए, 4 या 5, उनमें से भी एक आउट ऑफ फॉर्म है जो अपने करियर बचाने की कोशिश कर रहा था, जिसका नाम था ओपनर उनके डेवन कॉनवे। नहीं, डेवन कॉनवे तो यही है, निकोलस हेनरी निकल्स अपना करियर बचाने के उसमें आए हुए, दौरे पर आए हुए थे, शायद उनका करियर भी ना बचे। तो 3-4 खिलाड़ियों के अगेंस्ट आप इस सीरीज को हारे अपनी मेन टीम को लेकर। और अगर आप कहो कि आपके पास जसप्रीत बुमराह होते तो आप जीत जाते, या आपके पास हार्दिक पांड्या होते तो जीत जाते, तो हार्दिक पांड्या तो वनडे वैसे ही बहुत कम खेलते हैं और खेलते भी हैं तो 4 ओवर कर देते हैं। और वो कब खेलेंगे वनडे, कितने मैचेस खेलेंगे, हमको पता है कि वो T20 तक ही सीमित रह गए। तो इसलिए हो ये रहा है कि हम जो ये बात कर रहे हैं, न्यूजीलैंड के खिलाफ हार ने आपको एक्सपोज करके रख दिया है।
आपका ना आपकी पोल सी खोल दी है आपके भारतीय क्रिकेट के बारे में। जो एक आप कभी चाहते नहीं हो कि ऐसा हो, वो आपको होता हुआ नजर आ रहा है कि भारतीय क्रिकेट का फ्यूचर आपको डार्क नजर आ रहा है। आपको लग रहा है कि भारतीय क्रिकेट का जो एक गोल्डन एक फेज था, दौर था, वो दौर अब खत्म हो चुका है। इस दौर का वापस आना मुझे तो मुश्किल दिख रहा है, क्योंकि जिस तरीके से आप टैलेंट ग्रूम कर रहे हो, जिस तरीके से आपने एक ऐसे खिलाड़ी को कप्तान बना दिया जो कप्तानी के लिए तैयार नहीं था, वनडे और टी20, और टी20 में बात करें तो एक ऐसा कप्तान है जो बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म है, उसके बारे में तो एक दिन अलग से बात करेंगे, सूर्य कुमार यादव के बारे में, टी20 के वर्ल्ड कप के चांसेस के बारे में। लेकिन अगर आप देखोगे ओडीआई में शुभमन गिल कप्तानी के लिए तैयार नहीं है। बाकी टैलेंट आप देख लो, टैलेंट आपके पास जो टैलेंट है वो कौन कौन है हम आपको बताएंगे। बाहर बैठे हुए उनको ग्रूम नहीं किया जा रहा है। बड़े सुपरस्टार जो हैं वो बूढ़े हो चुके हैं, रोहित शर्मा और विराट कोहली के भरोसे आप टीम चला रहे हो, तो ऐसे तो नहीं होता है। तो ओवरऑल आप पिक्चर देखेंगे तो ऐसा लगता है कि जो ये जो न्यूजीलैंड के खिलाफ हार मिली है ना, ऐसा कंबाइंड एफर्ट हार में मैंने कभी नहीं देखा है कि उसमें बल्लेबाजों ने भी कंट्रीब्यूट किया, गेंदबाजों ने भी कंट्रीब्यूट किया, फील्डर्स ने भी कंट्रीब्यूट किया, ये तो आप देख चुके हैं। लेकिन उसमें सिलेक्टर्स ने भी कंट्रीब्यूट किया, कोच ने भी कंट्रीब्यूट किया, बीसीसीआई ने भी कंट्रीब्यूट किया। बिल्कुल है, पूरा का पूरा जो आपका तंत्र है वो एक साथ हो गया है आपके इस डाउनफॉल को लाने में। बिल्कुल। तो दैट इज अ सीरियस कंसर्न। ये एक ऐसा इशू है, आपको यह नहीं समझ में आएगा कि आप किस नट को टाइट करें, क्योंकि एक साथ आपके सारे नट लूज लग रहे हैं इस समय। आप एक को टाइट करने से काम नहीं चलने वाला है। बीसीसीआई में भी आपके एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज हैं, सिलेक्टर्स भी आपके कमजोर नजर आ रहे हैं, कोच भी आपका कमजोर नजर आ रहा है, कप्तान भी आपका कमजोर नजर आ रहा है, और टैलेंट भी आपको नजर नहीं आ रहा है जो आगे भारतीय क्रिकेट को लेकर जा सके। तो चिराग, डर तो लगता है ना ऐसे जब चीजें सामने आती हैं। हर तरफ से डर लग रहा है एग्जैक्टली। और ऐसा नहीं है कि टैलेंट नहीं है, टैलेंट है, टैलेंट को ग्रूम करने की जरूरत है। कैसे करेंगे, कितना टाइम लगेगा, इन सब पर हम आज थोड़ी सी चर्चा करेंगे, क्योंकि भारतीय क्रिकेट में जो इस समय लो आया है ना, ऐसा लो मैंने अपने करियर में तो नहीं देखा है। मतलब मेरा करियर हो गया कितने साल का, 25-27 साल का करियर हो गया, तो इस दौरान मैंने इतना लो भारतीय क्रिकेट को नहीं देखा है। बहुत बुरा दौर देखा है, बहुत बुरी बुरी हार देखी है। 2007 वर्ल्ड कप के पहले राउंड में बाहर होते हुए देखा है ना। लगातार आपने 28 साल एक ओडीआई वर्ल्ड कप जीतने का इंतजार किया है। तो ऐसा नहीं कि आप हारे नहीं हो और आपका एक सुनहरा दौर जो था वो बहुत दिनों के इंतजार के बाद आया। सारी चीजें हुई हैं, लेकिन इस तरीके का लो, आप समझ रहे हो, इस तरीके का एक दौर जहां पे हर चीज आपके खिलाफ चल रही है, मैंने कभी नहीं देखा था। एग्जैक्टली तो क्योंकि हम टेस्ट क्रिकेट की भी बात कर रहे थे पहले, और टेस्ट के वजह से क्या ये ओडीआई क्रिकेट भी हमारा डिप होता हुआ नजर आ रहा है, और इवेंचुअली ये टी20 क्रिकेट पर भी जाने वाला है, जो चीज दिखाई दे रही है। अब इसमें सबसे बड़ा आपको फॉल्ट किसका नजर आ रहा है यहाँ पर? क्या प्लेयर्स जिस तरीके से वर्ल्ड कप या चैंपियंस ट्रॉफी में परफॉर्म कर रहे थे, क्या उस तरीके से प्लेयर्स परफॉर्म अब नहीं कर पा रहे हैं? क्या कोचिंग उस स्टाइल की नहीं हो रही है? क्या प्लेयर्स के अंदर कुछ इनसिक्योरिटी भर दी है आपने, उस वजह से ऐसा हो रहा है? या फिर सिलेक्टर से लेकर शुरुआत से, तो सबसे बड़ा रोल आप किसका मानते हो इस सब में? देखो, अगर आपको ये 5-6 नट्स मैंने जो बताया, 5 नट जो बताया मैंने लूज है, टाइट तो आपको करने सबसे ज्यादा लूज नट कौन सा है इसमें से? हाँ, उसी में जा रहा हूं। आपको ना, आपको सबसे पहले आपको जो पहला कदम लेना है, आपको एक क्वालिफाइड कोच लेके आना है। खिलाड़ी था, बहुत अच्छा खिलाड़ी था, बहुत अच्छा मेंटोर था, आईपीएल में था, इस वजह से आपने उसको भारतीय टीम का कोच, मतलब विदाउट एनी ओपोजिशन, मतलब किसी और कोच के साथ आपने इंटरव्यू तक नहीं किया, आपने सीधा उसके लिए जो है रेड कारपेट बिछा दिया और आपने कहा कि गौतम गंभीर इज द बेस्ट चॉइस। कैसे? आपने मेरी बात ही नहीं सुनी, आपने चिराग की बात भी नहीं सुनी, आपने किसी XYZ की भी बात नहीं सुनी, प्रेजेंटेशंस नहीं देखे, और आपने गौतम गंभीर को कहा ये हमारा बेस्ट चॉइस नेक्स्ट कोच है राहुल द्रविड़ के बाद। राहुल द्रविड़ खुद, मैं ये कहूंगा कि कोचिंग में मैं अगर उनको पॉइंट्स देने की बात आए कि 10 में से राहुल द्रविड़ को कितने पॉइंट्स देते हो, मैं 3 या 4 पॉइंट दूंगा, 3.5 दूंगा, 4 भी नहीं दूंगा। इतने पुअर कोच मैं उनको मानता हूं। ग्रेट प्लेयर के लिहाज से अगर आप उनको एक स्केल ऑफ 10 में आप मेजर करोगे, 10 on 10 है, 11 on 10 है, बिल्कुल 11 हो सकते हैं, लेकिन 10 तो है ही है। लेकिन एज ए कोच राहुल द्रविड़ 3, 3.5, 4 भी नहीं थे, क्योंकि उन्होंने बहुत, मतलब टीम का हुलिया बिगाड़ के रख दिया। उसके बाद आप कम से कम, जब उस समय कदम उठाने की देर थी कि जरूरत थी कि आप एक अच्छे कोच को लेकर आओ जो क्वालिफाइड हो, जिसको कोचिंग का स्ट्रक्चर समझ में आता हो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप, जॉन बुकनन भी एक कोच थे ना, जॉन बुकनन ने ऑस्ट्रेलिया को 3-3 वर्ल्ड कप ट्रॉफीज दिलाई भाई, वो
इंटरनेशनल प्लेयर नहीं था, उसने कभी इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेली, लेकिन वो क्वालिफाइड कोच था। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप क्वालिफाइड कोच ले आओ जो कभी खेला ना हो, लेकिन एक क्वालिफाइड कोच लाओ, नहीं। आप सबसे पहला जो नट इस समय कसने की जरूरत है वो है गौतम गंभीर की। या तो नहीं, अब तो वो वक्त आ गया कि गौतम गंभीर को आप बाहर करो इस वर्ल्ड कप, T20 वर्ल्ड कप के बाद, इररिस्पेक्टिव ऑफ द रिजल्ट। आप वर्ल्ड चैंपियन बनते भी है ना, तब भी आप गौतम गंभीर को चेंज करो, क्योंकि गौतम गंभीर के पास विजन नहीं है। यह विजन आप बीसीसीआई को लेकर आना पड़ेगा। बीसीसीआई का नट ऐसे होता है टाइट कि बीसीसीआई ये फैसला ले कि आप गौतम गंभीर की जगह सबसे पहले एक अच्छा कोच नियुक्त करें, वो विदेशी हो या हिंदुस्तानी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, विथ क्वालिफिकेशन हो। आप उनकी प्रेजेंटेशंस देखें, आप उनका रोड मैप देखें, आप सुने कि उसका फ्यूचर प्लान क्या है टीम के लिए। आप ये सारी बातें देखकर आप एक कोच को पिक करें, क्योंकि गौतम गंभीर जरूरी नहीं है कि आप रवि शास्त्री हैं जैसे एक एग्जांपल है, उन्होंने कोचिंग की कोई डिग्री नहीं की हुई, लेकिन वो बेहतरीन कोच साबित हुए, क्योंकि वो उनके पास बेहतरीन मैनेजरियल एबिलिटीज थी और एक इतने सीनियर प्लेयर थे कि टीम के अंदर बहुत रेस्पेक्ट थी। अब गौतम गंभीर के साथ खेले हुए लड़के खेल रहे हैं टीम में, बिल्कुल, और उनसे 10 गुना ज्यादा परफॉर्मेंस वाले। गौतम गंभीर विराट कोहली और रोहित शर्मा को क्या कोचिंग करेंगे यार, मुझे आप बताओ। बिल्कुल नहीं कर सकते, कर ही नहीं सकते। गौतम गंभीर और विराट कोहली और रोहित शर्मा सुनेंगे, कुछ बोलेंगे नहीं, लेकिन उनसे आप बोले नहीं सकते। आपका वो स्टैचर ही नहीं, आपका वो औहदा, आपका वो लेवल ही नहीं रहा एज ए प्लेयर कि आप रोहित शर्मा और विराट कोहली के सामने खड़े हो पाए। विथ ऑल ड्यू रेस्पेक्ट, कहां 100 टेस्ट मैचेस खेले हुए, कहां 30 35 वनडे 100 लगाए हुए, है ना। और उसके तो विराट के तो 5400 हो गए वनडे में, 5400, और इन भाई साहब के 1100। तो यार ये कोई कंपैरिजन ही नहीं है इस परफॉर्मेंस। और मैं आपको बता रहा हूं, मैदान के अंदर खिलाड़ी एक दूसरे को जज करता है और एक दूसरे को तोलता है। भाई तू था क्या, दैट इज द लैंग्वेज। भाई तू क्या था, मुझे सिखाएगा। प्लेयर में वो आग ही तो होती है जो प्लेयर बनाता है, प्लेयर में वो फायर ही तो है। तेरे को मैं देखता हूं मैदान में, प्लेयर के अंदर वो जज्बा होता है, जुनून होता है, वो फाइटिंग। मैं इसको ना, मुझे सोते हुए भी जगह लोगों ने, इसको मैं ठोक दूंगा। तो वो एटीट्यूड होता है प्लेयर के अंदर, जिसकी वजह से मैदान में जीतता है। तो प्लेयर के अंदर ये एटीट्यूड होता है, वो अंदर ही अंदर यही बोलते हैं कि यार तू हमें कोचिंग करेगा यार। एक क्वालिफिकेशन नहीं है, एक डिग्री नहीं है, कुछ नहीं है। कोचिंग का बेसिक स्ट्रक्चर गौतम गंभीर को नहीं मालूम है, क्योंकि गौतम गंभीर ने ओवर अ पीरियड ऑफ लास्ट 2 इयर्स ये दिखा दिया है कि वो कोच के लिहाज से अनफिट है। ही इज नॉट फिट टू बी द कोच। एक खिलाड़ी के तौर पे बहुत जुझारू खिलाड़ी थे, जुनूनी खिलाड़ी थे, बहुत बड़ी बड़ी पारियां, बड़े बड़े मैचेस में, वर्ल्ड कप फाइनल जैसे मैचेस में उनके एग्जांपल्स दिए जाते हैं कि टेम्परामेंट क्या चीज होती है, सब कुछ है। लेकिन एज ए कोच वो टेम्परामेंट नहीं चलता है। बिल्कुल, आपके अंदर कुछ अजीब सा एक कई बार मतलब मैं माफी मांगना चाहूंगा लेकिन इस वर्ड का यूज करना पड़ जाता है कि बेवकूफियां दिखी उनकी। कई बार ऐसा लगा कि क्या बेवकूफ हो गए यार, क्या फैसले ले रहे हो ये। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही बात है। स्टूपिड फुलिश फैसले आप लेते हो मैदान के अंदर कि आपने इसको खिला दिया, उसको खिला दिया। अब आप गौतम गंभीर ने जिस तरीके से टीम को आगे बढ़ाया पिछले 2 सालों में, कोई भी टैलेंट आपने ग्रूम नहीं किया। एग्जैक्टली, आपने एक ऐसे खिलाड़ी को बैक कर दिया, शुभमन गिल को, कि ये कप्तान होगा। कैसे? वो खिलाड़ी अपने परफॉर्मेंस के लिए अभी फिलहाल फाइट कर रहा है, फिटनेस से इतनी बुरी तरीके से जूझता रहता है हर तीसरे दिन। आपने उसको कप्तान बना दिया उठा के। आपके पास दूसरे विकल्प थे कप्तान के लिए। आपने सूर्य कुमार यादव को कप्तानी दी, हार्दिक पांड्या के गैर मौजूदगी में दी थी ना। जब हार्दिक आ गया तो आपने उसको कप्तानी क्यों नहीं सौंप दी? ये क्या पॉलिटिक्स हो रही है? एग्जैक्टली, बिल्कुल। तो पॉलिटिक्स भी कर रहे हैं, टीम मैनेजमेंट भी उनका खराब है, विजन ना होना साफ दिखता है, क्योंकि किसी भी प्लेयर का कोई कंसिस्टेंट रोड मैप नहीं दिखा है, कोई कंसिस्टेंट प्लान किसी खिलाड़ी के लिए नजर नहीं आया, सिवाय शुभमन गिल को, जिनको जबरदस्ती आपने ब्रांड बनाने के लिए ठूस रखा है। तो गौतम गंभीर ने टीम को मैनेज बहुत बुरी तरीके से किया। तो उससे यह पता चलता है कि कोचिंग एबिलिटीज गौतम गंभीर के अंदर जीरो है, जिल्च है ना, एकदम निल है। तो सबसे पहला कदम है कि आप गौतम गंभीर को एज ए कोच हटाएं, क्योंकि मेरा मतलब एज ए प्लेयर मैं बहुत रेस्पेक्ट करता हूं, और कोच की तरह भी मैंने ऐसा कोई इंप्रेशन लेके मैं पहले से नहीं चला था कि गौतम गंभीर कैसे कोच होंगे। देखने के बाद जज किया है, और जज करना हमारा काम है, क्योंकि आप वहां पर बैठे हो, आप इंडिया को हरा रहे हो या इंडिया को जिता रहे हो, तो हमारा काम है जज करना। और अब हम 2 साल के बाद जब आपको जज कर रहे हैं, आपने एक बार भी आपने संकोच नहीं किया बोलते हुए कि चैंपियंस ट्रॉफी जिताई। चैंपियंस ट्रॉफी तो पूरी द्रविड़ की टीम थी, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट। बिल्कुल थी। रोहित शर्मा ने उस चीज का जिक्र भी किया ना, रोहित शर्मा ने उसके बाद जिक्र कर दिया कि भैया गौतम गंभीर का कहां से रोल आ गया इसमें। तो बहुत सारी ऐसी चीजें, रोहित शर्मा को कप्तानी से हटा देना, विराट कोहली के ऊपर एक कह देना कि अभी नॉन कमिटल है, नॉन कमिटल खिलाड़ी है दोनों वर्ल्ड कप 27 के लिए, तो ये नहीं पता कि कमिटेड है कि नहीं है, तो आप खिला क्यों रहे हो इनको। तो उनका विजन क्या है, वो बिखरे हुए हैं।
अगर रोहित शर्मा विराट कोहली बोल रहे हैं हम 27 वर्ल्ड कप खेलेंगे या नहीं, उस पर उन्होंने कमिट नहीं किया। खुद गौतम गंभीर का कहना है, अजीत अगरकर का कहना है ना, बिल्कुल। अजीत अगरकर और गौतम गंभीर को हम एक ही नाव में मानेंगे। दे आर इन द सेम बोट। आप मानोगे कि वो दोनों एक ही बोट में, और आप कह रहे हैं कि नॉन कमिटल है। नॉन कमिटल खिलाड़ियों को आप खिलाते जा रहे हो। और 27 में जाके रोहित शर्मा का फॉर्म नहीं चला, जैसा हमने न्यूजीलैंड के खिलाफ देखा है। और मैं लगातार सवाल उठा रहा हूं, अगर 2027 वर्ल्ड कप से पहले रोहित अनफिट हो जाते हैं, रोहित का फॉर्म नहीं रहता है, तब भी आप उनको ठूसना पड़ेगा, आपको खिलाना पड़ेगा, क्योंकि आपने यशस्वी को भी ग्रूम नहीं किया, ऋतुराज को भी ग्रूम नहीं किया, सरफराज भी ग्रूम नहीं है। इस पर हम आएंगे। अभिषेक शर्मा भी ग्रूम नहीं है। तो आपने ओवरऑल किसी यंगस्टर को मौका ही नहीं दिया उस तरीके से। अगर रोहित शर्मा विराट कोहली 100% है, ये दोनों ने तो 17-18 साल क्रिकेट खेल ली, आप रोटेशन कर दो, आप यंगस्टर को खिला देते हैं न्यूजीलैंड के खिलाफ। एक सेकंड स्ट्रिंग टीम आई थी, उनकी मेन टीम नहीं थी। आप यहां पे अभिषेक शर्मा, यशस्वी जायसवाल को खिलाते, शुभमन गिल के साथ सरफराज को बीच में जगह देते, पूरी नई टीम खिलाते ना। विराट और रोहित तो खेलेंगे ही खेलेंगे। अब 6 महीने तो क्रिकेट ही नहीं है बीच में, तो ये वनडे में तो आप ग्रूम ही नहीं कर पाए। टेस्ट क्रिकेट का भी वही हाल है। तो गौतम गंभीर के पास बहुत सारी बातें, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है गौतम गंभीर के पास ना कोचिंग क्वालिफिकेशन है और ना वो कोचिंग वाला एप्टीट्यूड है, ना एटीट्यूड है। तो वो सबसे पहले आपको गौतम गंभीर को एज कोच आपको हटाना पड़ेगा, तब आपकी टीम सही राह पे लाने का पहला कदम होगा। टाइम लगेगा उसके बाद, लेकिन पहला कदम यह है कि गौतम गंभीर को हटाओ। और दूसरी चीज़ ये है कि आप जो दूसरा कोच भी लाते हो, मेरा यह मानना है कि अगर आपने एक बड़े खिलाड़ी को, आपको लगा कि इसकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी थी, इसका रोड मैप, इसका विजन, इसका सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है इंडिया के लिए जो इसके प्लान्स हैं, लेकिन इसके साथ ना बहुत सारे आजकल कोर्सेज होते हैं, चिराग मैं बता रहा हूँ, जैसे कोचिंग के कोर्सेज होते हैं जी। जब ये आईपीएल का टाइम चल रहा था, 2 महीने ये कहीं कोचिंग की डिग्री लेने चले जाए, 2 महीने का एक डिप्लोमा कराएं, क्योंकि बेसिक कोचिंग का स्ट्रक्चर ना, आप 5 वीक्स 6 वीक्स का आप कोई एक कोचिंग का C लेवल B लेवल ना एक कोचिंग कराएं कि इंडियन टीम की कोचिंग नहीं की हुई है। उससे मैं आपको बता रहा हूं, कोचिंग की डिग्री से, इन क्वालिफिकेशन से आप एक बेसिक स्ट्रक्चर बनाना सीख जाते हैं कि एक चीज को लेके कैसे जाया जाता है आगे। अभी आपको पता नहीं है, आप एकदम मतलब आप घर तो बना रहे हो, लेकिन आप आर्किटेक्ट नहीं हो, आप मिस्त्री हो। अगर हमने मेसन से और मिस्त्री से ही, घर तो मेसन और मिस्त्री बनाता है, लेकिन पैसे तो आर्किटेक्ट को मिलता है। वो तो ईंट को हाथ भी नहीं लगाता है, बिल्कुल। वो तो सरिये को हाथ भी नहीं लगाता है, आर्किटेक्ट डिजाइन करता है। बिल्कुल। तो आपको कोच मेसन मिस्त्री नहीं चाहिए, आपने मेसन मिस्त्री बिठा रखा है, आपको आर्किटेक्ट चाहिए। आपको आर्किटेक्ट चाहिए, और आर्किटेक्ट आपने अगर मेसन मिस्त्री पिक कर लिया है एज कोच, है ना, मिस्त्री पिक कर लिया है, तो उसको आर्किटेक्चर का कोर्स करवाओ, क्रैश कोर्स ही करवाओ, एक छोटे छोटे बीच में कोर्स करवाओ, जिससे कि वो समझे कि एक बिल्डिंग बनती कैसे है, एक स्ट्रक्चर को बनाया कैसे जाता है। ये स्ट्रक्चर बनाना ही नहीं आता है इस गौतम गंभीर को। वो दीवार खड़ी कर देता है, बता अरे यार इस दीवार से तो ये दरवाजा बंद हो गया, फिर वो दीवार तोड़ देता है वो, फिर exactly. वो हाँ, फिर कहीं और ईंटें लगाने लगता है, कहीं अरे यार ये तो ये नहीं हुआ, तो बनाता है तोड़ता है, बनाता है तोड़ता है। तो बिकॉज ही इज नॉट एन आर्किटेक्ट, ही इज अ मेसन, ही इज अ मिस्त्री, मतलब प्लेयर है वो, कोच नहीं है। प्लेयर कम कोच डिग्री होना बहुत जरूरी है। मेरा यह मानना है कि अगला कोई कोच आए तो उसकी कुछ कोचिंग क्वालिफिकेशन भी हो। हर बार आपको रवि शास्त्री या अनिल कुंबले जैसा नहीं मिलेगा, जो एज प्लेयर कम कोच का एप्टीट्यूड भी रखता हो, यू नो, कोच का एप्टीट्यूड भी है, भाई ये ऐसा करते हैं, गो लेट्स गो। रवि शास्त्री का कोच का एप्टीट्यूड नहीं था, लेकिन अ ग्रेट मैनेजर, अ ग्रेट मेंटोर वाला एप्टीट्यूड था, एटीट्यूड था कि करो, मैं तुम्हारे साथ हूं, यू नो। अनिल कुंबले में कोचिंग एटीट्यूड भी था, एप्टीट्यूड भी था, लेकिन वो थोड़ा अंडर 19 स्टाइल में करता था, जो विराट को नहीं पसंद आया था, तो वो रवि भाई को लेके चले आए थे। तो इसलिए क्वालिफिकेशन होना, बहुत थोड़ी सी क्वालिफिकेशन होगा ना, तो वो समझ में आएगा कि ये बिल्डिंग कैसे बनाई जाए। तो गौतम गंभीर इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स रीबिल्डिंग इंडियन क्रिकेट। एग्जैक्टली। चलिए आंकड़ों से थोड़ा सा वजन डाल देते हैं यहाँ पर इस बात पर, क्योंकि आंकड़े बताना जरूरी है और वही इस बात को प्रूव करते हैं कि जो बातें की जा रही हैं उसमें कितना दम है यहाँ पर। तो सबसे पहले टेस्ट क्रिकेट की मैं यहाँ पर बात करूंगा। गौतम गंभीर के कोचिंग में टीम इंडिया जो टेस्ट मैचेस खेली है, 19 टेस्ट मैचेस टीम इंडिया खेली है, 7 मैचेस सिर्फ टीम इंडिया जीतने में कामयाब हुई है और 10 मैचेस में टीम इंडिया को हार का सामना करना पड़ा है। दो मुकाबले इस दौरान ड्रॉ रहे थे। तो यहां पर विन परसेंटेज जो है गौतम गंभीर का टेस्ट क्रिकेट में वो है 36.84%। तो 36% का उनका विन परसेंटेज है, सिर्फ 36%। चिराग में फिर एक बात बताऊं, जो कि कई बार ना नंबर्स जो हैं वो सही पिक्चर आपके सामने नहीं लाते। नंबर्स एक्चुअली डू लाई, नंबर्स डू लाई, इसमें कोई शक नहीं है। कल तो विराट कोहली का 100 आया,
तो मैच जीतना चाहिए था हमें, है ना। इतना बड़ा 100 आया इतने मुश्किल कंडीशन में, लेकिन अगर आप उस मैच में झांक के देखोगे तो उस 100 का इंडिया को कोई फायदा नहीं हुआ। सो ये नंबर्स कई बार खराब होते हुए भी, इसका मतलब ये मेरा ये मानना है, मैं इस काउंटर नहीं कर रहा हूं, मैं एक बात बता रहा हूं कि कई बार होता है कि नंबर्स आपके खराब जाते हैं, किस्मत खराब होती है, कोई प्लेयर इंजर्ड होता है। आपके 3 प्लेयर इंजर्ड थे उस दौरान जब आप हारते चले गए, आपकी कोचिंग बहुत अच्छी थी, आपको यंगस्टर्स खिलाने पड़ गए, आपके 2 खिलाड़ी बीमार हो गए, उस दिन कुछ बारिश हो गई, डकवर्थ लुइस आ गया, तो आपके रिकॉर्ड्स और नंबर्स जो है ना वो इधर उधर जा सकते हैं। लेकिन यहां पर बात नंबर्स से ऊपर की हो रही है, क्योंकि नंबर्स को हमने 2 साल से जज कर लिया है। बिल्कुल। नंबर्स अगर खराब हैं तो उसके पीछे आपकी कोचिंग में कुछ ना कुछ गड़बड़ी है, कुछ ना कुछ कमी है, जिसकी वजह से आपके नंबर्स खराब हो रहे हैं। टीम में कोई खराबी नहीं है, प्लेयर्स में कोई खराबी नहीं है, जो टैलेंट पीछे से आ रहा है उसमें कोई कमी नहीं है। एग्जैक्टली लेकिन ये जो 36% का जो विन परसेंटेज है गौतम गंभीर का टेस्ट में, वो राहुल द्रविड़ के टाइम पे 65% था। तो कितना बड़ा ड्रॉप आया है, इस चीज के बारे में बात करना जरूरी है, क्योंकि 65% से आप सीधा 36 पे आके गिरे हो। और अगर ओडीआई क्रिकेट की भी हम बात करें तो गौतम गंभीर के अंडर 20 मैच खेले टीम इंडिया ने, 12 मैचेस जीते हैं, 7 में हार का सामना करना पड़ा है, 1 मैच टाई रहा है, 60 है विन परसेंटेज ओडीआईज में गौतम गंभीर का, और ये राहुल द्रविड़ के टाइम पर 73.47 का था। तो यहां पर भी एक बड़ा डिप आया है, और ये डिप पिछले 3 सीरीज में ज्यादा देखने को मिला है, यानी कि इसकी शुरुआत हमें यहां पर नजर आ रही है। T20Is में अभी वो अच्छे कोच नजर आ रहे हैं, क्योंकि 27 मैच में से 23 मैच उन्होंने जीते हैं, 3 हारे हैं, 1 नो रिजल्ट रहा है, 85 से ज्यादा का विन परसेंटेज रहा है, जो कि राहुल द्रविड़ के टाइम पे 61 का था। बट इवेंचुअली वहां पर भी फर्क दिखने लगेगा आपको, क्योंकि लास्ट की अगर आप 2-3 सीरीज उठाकर देखोगे तो वहां पर विन परसेंटेज थोड़ा सा यहां पर कम हुआ है। अब क्योंकि हम पर्टिकुलरली ओडीआईज की पहले बात कर रहे हैं, तो 2023 के बाद से अगर आप टीम इंडिया का प्रदर्शन देखेंगे तो साउथ अफ्रीका के खिलाफ, साउथ अफ्रीका में एक सीरीज जीती थी 2-1 से, लेकिन श्रीलंका के खिलाफ 0-2 से हार का सामना करना पड़ा था श्रीलंका के घर में जाकर। यह भी पहली बार हुआ था। इंग्लैंड के खिलाफ घर पर 3-0 से सीरीज जीती थी, उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी भी जीती, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जब ऑस्ट्रेलिया में खेलने गए तो 1-2 से हार का सामना करना पड़ा। उसके बाद साउथ अफ्रीका के खिलाफ घर में 2-1 से हम जीते थे, लेकिन न्यूजीलैंड के खिलाफ अब घर में हमें 1-2 से हार का सामना भी करना पड़ा है। यानी कि वर्ल्ड कप के बाद से जो आपने 3 अवे सीरीज खेली हैं, उसमें से 2 सीरीज आप हार गए हो, और आपको अवे जाकर ही 2027 का वर्ल्ड कप खेलना है, जो कि एक बहुत बड़ा कंसर्न फिर यहां पर बन जाता है। क्या पर्टिकुलरली आपको लग रहा है इस तरीके से अगर आप चलोगे? ठीक है, अब तो घर में भी हारने लगे हैं, लेकिन अवे वाले जो टूर्स हैं, अवे वाले जो ओडीआईज हैं, उसमें तो परेशानी और ज्यादा बड़ी नजर आ रही है हमें। और प्लेयर्स पे भी अगर पर्टिकुलरली बात करें, फैसला कब लिया जाएगा, कड़ा फैसला जिसे हम कहते हैं। आप छोटे प्लेयर्स को तो बड़ी जल्दी टारगेट कर देते हो कि अर्शदीप सिंह उतना ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, कभी भी बाहर कर दो, अंदर कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन कब आप रविंद्र जडेजा, रोहित शर्मा, टू एन एक्सटेंट विराट कोहली भी अगर नहीं खेलते हैं, आपको कभी ना कभी तो वो लकीर खींचनी पड़ेगी कि नहीं, बस अब हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। कितने ज्यादा फेलियर्स आप रविंद्र जडेजा के देखने वाले हो। 2020 के बाद से 6 साल हो चुके हैं, ओडीआई क्रिकेट में एक भी हाफ सेंचुरी तक नहीं लगाई है रविंद्र जडेजा ने। ठीक है, नीचे बल्लेबाजी करते हैं, लेकिन बहुत सारे मौके ऐसे आए जहां पर पर्याप्त गेंदें भी मिली है और तब भी डिलीवर नहीं कर पाए हैं। अगर आप देखोगे 2023 वर्ल्ड कप के बाद से तो 32 हाईएस्ट है उनका ओडीआई क्रिकेट में। तो कितने मौके आपको देने हैं रविंद्र जडेजा को, कितने मौके आपको देने हैं रोहित शर्मा को? सिर्फ गौतम गंभीर ही नहीं, कहीं ना कहीं आपको ये सारे फैसलों पर भी तो नजर डालनी पड़ेगी। चिराग, हम इस शो के पार्ट 2 में आ गए, बिल्कुल। और ज्यादा हिंदी में एक वर्ड है, ज्यादा ना इरिटेट किए बिना, है ना, हमारे दर्शकों को जल्दी जल्दी पॉइंट्स पे हम आए। तो हम पार्ट 2 में जब आ गए, अब आप आ गए हो चेंजेस पे, है ना। तो आप ज़्यादा चॉपिंग एंड चेंजेस पे आप इस समय जो है वो लगाओ, विराम लगाओ, क्योंकि एक तो T20 वर्ल्ड कप है, T20 वर्ल्ड कप की टीम आपकी मोर और लेस सेटल्ड है, और आप अगर ओडीआई की बात करोगे, टेस्ट सीरीज की बात करोगे, तो बहुत सारे चेंजेस की जरूरत है। तो फर्स्ट थिंग, आप ओडीआई वर्ल्ड कप की तरफ गए हो तो रविंद्र जडेजा न्यूजीलैंड सीरीज के बाद टीम में जगह उनकी बनती नहीं है। मैं एक भी मैच, आप फर्स्ट स्टेप ये था कि कोच को हटाओ, एक नया कोच लेके आओ। नेक्स्ट थिंग इज प्लेयर्स जो टैलेंटेड है, जिस पर हमने शुरुआत में सिर्फ छेड़ा था, टच किया था, अब हम बात करें अगर आप सबसे पहले इस समय विराट को भी रेस्ट दो। आप जुलाई में इंग्लैंड जा रहे हो ना, आप वहां पे भी विराट को लेके जाओ, 1-2 मैच खिलाओ, बाकी 1-2 मैचेस आप 5 ओडीआई है मेरे ख्याल से, 5 में से 3 है, 3 में 1 में विराट को खिलाओ, 2 में आप किसी यंगस्टर को खिलाओ,
ठीक है, 3 नंबर पे आप किसी यंगस्टर को खिलाओ, ऋतुराज गायकवाड़ को खिलाओ, किसी को भी खिलाओ। सरफराज भी आपके बहुत अच्छे फॉर्म में, विजय हजारे में सरफराज का अच्छा रिकॉर्ड है, ऋतुराज का अच्छा रिकॉर्ड है, अभिषेक शर्मा का अच्छा रिकॉर्ड है। तो आप कई सारे ऐसे प्लेयर हैं तो आप जिनको लेकर जा सकते हो। तो सबसे पहले रविंद्र जडेजा, रिटायरमेंट लेना है तो लें, लेकिन इंडियन टीम में उनकी जगह गेट्स अब बंद हो जानी चाहिए। बिल्कुल, नो मोर, ना बॉलिंग कर रहे हैं ना बैटिंग कर रहे हैं, फील्डिंग से वो सिर्फ टीम में नहीं रह सकते। फील्डिंग आज की तारीख में हर यंगस्टर करता है, जबरदस्त फील्डिंग करते हैं। कैचेस ड्रॉप करने के लिहाज से हम इंडिया जो है इस समय नंबर 1 पे, सबसे ज्यादा कैचेस हम ड्रॉप करते हैं। ये एक खराब आंकड़ा है जिसको फील्डिंग कोच को सुधारना होगा। लेकिन आप सबसे पहले इस समय टैलेंट को लेकर आए, आप रविंद्र जडेजा को ड्रॉप करें, आप रोहित शर्मा को अल्टीमेटम पे रखें, आप इंग्लैंड लेकर जरूर जाएं, लेकिन उनको भी वहां पर एक ही मैच दें। और अगर आप 3 मैच दे रहे हैं, 3 मैच में अगर एक भी शतक नहीं आया यहां पर चिराग, तो आपको यहां पर लकीर की जो आपने बात की, लकीर खींचनी होगी। इंग्लैंड सीरीज रोहित के लिए आखिरी सीरीज होनी चाहिए जी। रोहित के लिए, विराट के लिए नहीं। विराट लगातार अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, पिछले 7-8 मैचेस में उनके 300 हैं और 6 50s है। लाजवाब परफॉर्मेंस विराट की तरफ से आया हुआ। विराट अकेले टीम को नहीं जिता सकते, विराट को इस समय अलग रखते हैं। विराट के पास तो मैं 2028 तक देख रहा हूं, वर्ल्ड कप के बाद भी मैं 6 महीने और देख रहा हूं उनको। तो उनके पास जो फिटनेस है और जो उनके पास भूख है, जो टच उनका अभी भी बरकरार है, वो टच से मैं उनको जज कर रहा हूं, फिटनेस से नहीं, 6 ऐप से मैं जज नहीं कर रहा हूं। तो विराट को हम इस समय अलग कर देते हैं, वो इस समय इंडिया का नंबर 1 बैट्समैन है। तो आप सबसे पहले रविंद्र जडेजा, आप ऊपर से लेके आए उसको यशस्वी जायसवाल को अंदर लाएं, आप अभिषेक शर्मा को जगह दें। 3 नंबर पे आप यशस्वी को खिला लो, खिलाना है तो शुभमन के साथ आप अभिषेक शर्मा को खिलाओ, आप ऋतुराज गायकवाड़ को जगह दो और सरफराज को आप बीच में लेकर आओ, ठीक है। और इनको मतलब मिक्स में रखें आप, ऐसा नहीं कि 11 में एक साथ सब खेल पाएंगे, नहीं खेल पाएंगे। कुलदीप यादव, एक और जो मेरा कंसर्न है, कुलदीप यादव स्क्वाड में रहने लायक तो है, लेकिन 11 में खेलने पर अब उनके क्वेश्चन उठते हैं। मैं लगातार कुलदीप यादव को बहुत क्लोजली मॉनिटर कर रहा हूं, ऑब्जर्व कर रहा हूं। कुलदीप यादव बहुत इनकंसिस्टेंट है और अपने घर की कंडीशंस का भी वो फायदा नहीं उठा पा रहे हैं। बिल्कुल, तो कहां का फायदा उठाएंगे मिडिल ओवर्स में? आप जो न्यूजीलैंड के खिलाफ हारे हो 3-0, 3-0 नहीं 2-1 हारे, 3-0 मान के चलो, पहला मैच भी आप हारे ही हो, जीते नहीं हो। वो अगर हर्षित का कैच डैरल मिचेल ने पकड़ लिया होता तो वो मैच भी गया था हमारे हाथ से। तो आप एक्चुअली में 3-0 हारे हो। मैंने कहा ना, नंबर्स डू लाई। तो आप अगर पहला ओडीआई देखोगे न्यूजीलैंड के खिलाफ, कैसे आप जीते हो आपको पता चल जाएगा, उसमें भी हार है आपकी, वो आप जीते नहीं हो। 3-0 है एक्चुअली न्यूजीलैंड के खिलाफ आपका स्कोर लाइन। इतना शर्मनाक है टीम इंडिया का परफॉर्मेंस, ठीक है। तो आप यहां पर सबसे पहले कुलदीप यादव को स्क्वाड में रखो। आप यहां पर जो भी नया कोच आए या नहीं आए, अगर गौतम गंभीर ही रहते हैं, जो बीसीसीआई की हालत है, बीसीसीआई इतनी कमजोर बॉडी कभी नहीं थी। एक तो मैंने कभी भारतीय क्रिकेट इतिहास में बीसीसीआई इतनी कमजोर मैंने नहीं देखी। तो आप जो है वरुण चक्रवर्ती को टीम में लेकर आओ यार। वरुण चक्रवर्ती, जिसने आपको चैंपियंस ट्रॉफी जीतने का आप जो दम भर रहे हो, आखिरी के 2-3 मैच में लाए थे, कितने 9 विकेट आपने बताया? 3 मैच में 9 विकेट, सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर। अब वरुण चक्रवर्ती आपका एक्स फैक्टर है ना। हमारे क्रिकेट साइंटिस्ट जो इंडिया के आजकल कराते हैं, बहुत ज्यादा एनालिसिस करते हैं, आकाश चोपड़ा, उन्होंने मेरे एक इंटरव्यू में कहा आपके T20 वर्ल्ड कप का एक्स फैक्टर कौन है, तो सबसे पहला नाम वरुण चक्रवर्ती। वरुण चक्रवर्ती ऐसा नाम लिया जैसे वो वरुण नहीं, वो सचिन तेंदुलकर है या वो वीरेंद्र सहवाग है या वो जसप्रीत बुमराह है। इस तरीके से वरुण चक्रवर्ती का नाम ले रहे हैं। वरुण को गौतम गंभीर भूल गया भाई, भूल गया। वरुण चक्रवर्ती आपका मेन और आपका सबसे खतरनाक स्पिनर है हिंदुस्तान में इस वक्त, आप उसको भूल ही गए हो। अब वरुण चक्रवर्ती को लेकर आओ। तो पार्ट 2 में आपको प्लेयर्स जो चेंज करने हैं, उसमें से 1-2 प्लेयर्स का तो करियर बिल्कुल ओवर एंड आउट। प्रसिद्ध कृष्णा को आप थैंक यू करें। बिल्कुल, प्रसिद्ध कृष्णा इंटरनेशनल लेवल में उनका टेम्परामेंट नहीं है, जब बनेगा तो आए। ऐसे बहुत सारे बॉलर आए, खलील अहमद आए, है ना, मुकेश कुमार आए, खलील आए और 1-2 और जयदेव उनाडकट आए, है ना। ऐसे बहुत सारे गेंदबाज आए जो अच्छे लग रहे थे। अच्छे लग रहे थे तो आप खिलाते चले जाओगे क्या? परफॉर्मेंस के बेस पे खिलाओगे ना। अच्छे लगना जो है 3-4 मैचेस के लिए अच्छा लगना और उसके बाद परफॉर्मेंस नहीं आना, आपको टीम से बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए। लेकिन आप प्रसिद्ध कृष्णा को बार बार कम बैक कर रहे हो। पता नहीं मुझे प्रसिद्ध में उनको क्या दिख गया है। प्रसिद्ध में दम नहीं है बॉस, प्रसिद्ध में दम नहीं है। आप पेस क्वार्टर को भी देखो कि किस तरीके से आपको लगता है शमी में अगर दम है 1 साल का, आप ओडीआई वर्ल्ड कप के लिए लेकर आओ भाई। एग्जैक्टली, बिल्कुल। जावागल श्रीनाथ को रिटायरमेंट से निकालकर सौरव गांगुली 2003 वर्ल्ड कप में लेके गया था साउथ अफ्रीका, और क्या गेंदबाजी की थी जावागल श्रीनाथ ने। आपको ये समझना होगा कि यार 27 वर्ल्ड कप अगर आप टारगेट कर रहे हो, आपके एजेंडा में होना चाहिए ना 2027 वर्ल्ड कप जीतना है, तो आप मोहम्मद शमी के एक्सपीरियंस को क्यों घर पर छोड़ के जाना चाहते हो, जो बंदा इतनी अच्छी गेंदबाजी कर रहा है। यार सौरव गांगुली आपके देश का सबसे बेहतरीन कप्तानों में से एक गिना जाता है। वो बंदा श्रीनाथ को फोन करके मतलब बताते हैं कि ऐसा हाल था कि सौरव गांगुली बैंगलोर पहुंच गए, तू नहीं जाएगा तो टीम नहीं जाएगी। मतलब हाथ पकड़ के खींच के लाया, नहीं श्रीनाथ चलना पड़ेगा।
श्रीनाथ ने बोला दादा हो गया यार मैं नहीं खेलेगा, लेकिन दादा जबरदस्ती टीम में लेके गए और श्रीनाथ आपके मेन बॉलर थे, जहीर खान के साथ कौन होता नहीं तो। बिल्कुल। तो आप शमी और बुमराह की जोड़ी को क्यों तोड़ रहे हो जब वो जोड़ी अभी जिंदा है? एग्जैक्टली, बिल्कुल। तो यही तो विजन है। और क्या है कि मैं शमी के बाद देख रहा हूं 2027 के बाद। आप रोहित और विराट को अगर 2027 में देख रहे हो तो आप शमी को क्यों नहीं देख रहे हो जो फॉर्म में है, जो डोमेस्टिक में आग उगल रहा है, बंदा विकेट ले रहा है। तो यही सारी चीजें अब आपका नेक्स्ट स्टेज है। नेक्स्ट स्टेज आपकी टीम में जो बदलाव कर रहे हैं वो करने, उससे आपका कम से कम फ्यूचर सुधरने के चांसेस हैं। चलिए ओडीआई की भी बात कर रहे हैं हम, और T20I पर भी इसकी आंच आ सकती है। ये चीज मैं लगातार कह रहा हूं क्योंकि वो दिखने लगता है आपको, क्योंकि मेन जो चीज होती है ना मेरे हिसाब से क्वालिटी ऑफ क्रिकेट नीचे गिर रही है। क्वालिटी ऑफ क्रिकेट। और आपने ये बात बहुत बार कही है कि जब आपके पास टेस्ट क्रिकेट खेलने वाले प्लेयर्स नहीं होंगे तो आपके पास T20I खेलने वाले प्लेयर्स भी नहीं बचेंगे। क्योंकि अगर आपके पास क्वालिटी नहीं है तो आप T20I क्रिकेट में भी स्ट्रगल करते हुए नजर आओगे। अब प्लेयर्स की आखिरी बात मैं यही करना चाहता हूं, इनसिक्योरिटी जरूर पैदा हो गई है, ये भी वन ऑफ द रीजन है कि आप सेटल नहीं होने दे रहे हो। हर प्लेयर के दिमाग में कहीं ना कहीं ये है पता नहीं जगह रहेगी या नहीं रहेगी। तो क्लियर कम्युनिकेशन करना भी यहां पर जरूरी है। अगर आप नहीं हटाना चाहते हो रोहित, विराट, जडेजा को, अगर आप नहीं हटाना चाहते हो गौतम गंभीर को, तो एटलीस्ट कहीं ना कहीं आपको वो कम्युनिकेशन क्लियर रखना चाहिए। ड्रेसिंग रूम का एनवायरमेंट या ड्रेसिंग रूम का माहौल इस वक्त किस तरीके का दिखाई दे रहा है आपको? बॉडी लैंग्वेज की बात करें या उसको भी आपको लग रहा है वहां पर भी चीजें जो हैं वो ऑन द लाइन नजर नहीं आ रही हैं? नहीं देखो यार, ड्रेसिंग रूम की बात करना ना, ये हमें इस समय ना गेस करना, एज्यूम करने वाली बात हमको नहीं करनी चाहिए कि ड्रेसिंग रूम का माहौल कैसा होगा। ड्रेसिंग रूम में माहौल की इनसिक्योरिटी जो आपने बात की, ये बात मैं मानता हूं। और ये बात ये है कि यहां पर क्लियर कम्युनिकेशन नहीं है, खिलाड़ियों से बातचीत नहीं हो रही है और आपको बताया नहीं जा रहा कि आपसे क्या एक्सपेक्टेशंस है, आपको कब तक मौका दिया जाएगा, आपको किस तरीके से बैक किया जा रहा है। सडनली आपका बैटिंग ऑर्डर क्या है? क्योंकि आपने बात की थी चैंपियंस ट्रॉफी में सेटल्ड बैटिंग ऑर्डर, हाँ, एशिया कप में सेटल्ड बैटिंग ऑर्डर। बिल्कुल। आपने जब दो ट्रॉफीज जीती हैं सेटल्ड बैटिंग ऑर्डर के साथ, तो आप क्यों छेड़छाड़ कर रहे हो उसके तो साथ? ये गौतम गंभीर का एक और जो हम लगातार जिस पहलू पे हम बात करते हैं, बैटिंग ऑर्डर छेड़छाड़ करना। लेकिन बैटिंग ऑर्डर के साथ छेड़छाड़ भी आप करने से पहले, आपने जो ड्रेसिंग रूम की बात की, आपकी टीम में जो श्योरिटी नहीं है मैं खेलूंगा कि नहीं खेलूंगा, ये चीज ना ये खत्म करनी होगी प्लेयर्स के अंदर। आप उस तरीके से टीम नहीं चला सकते हो। और बैटिंग ऑर्डर ये क्योंकि इसलिए चेंज होता है चिराग, क्योंकि गौतम गंभीर के पास कोई कोचिंग फिलॉसफी है नहीं। आपने इंटरव्यू में देखा था आकाश चोपड़ा से, मैंने यही पूछा था किस तरीके के कोच हैं गौतम गंभीर, अटैकिंग कोच है, डिफेंसिव कोच है, क्या है, कंफ्यूज्ड कोच है? उनके जवाब से यही लगा, उन्होंने बोला नहीं वो कंफ्यूज्ड कोच है, उसको पता ही नहीं मेरी फिलॉसफी क्या है। तो इस तरीके का माहौल तो बनेगा ही बनेगा। और ड्रेसिंग रूम में जब तक विराट कोहली और रोहित शर्मा इस ड्रेसिंग रूम में है, बाकियों का तो नहीं पता, लेकिन गौतम गंभीर तो एट ईज नहीं हो सकते, वन। और दूसरी चीज, बाकी प्लेयर जो है 15-15 साल छोटे हैं गौतम गंभीर, विराट कोहली और रोहित शर्मा से। कल एक बात, जब रनिंग बिटवीन द विकेट्स में एक कंफ्यूजन हो गया था हर्षित और विराट कोहली के बीच में। विराट दौड़ गए थे, हर्षित भी दौड़ गए थे, और जो हर्षित थे इतने टेंस मोमेंट में भी बोलते हैं विराट भैया नो, भैया जो था उसका निकला ही निकला, नो भैया, है ना। तो वो कितने सीनियर है, विराट भैया नो, तो उसका हंसने लगा, विराट भी हंसा यार, बोला भैया। तो आप समझ सकते हो कि उन दोनों की रिस्पेक्ट भी है, और उन दोनों से थोड़ा सा, एक बहुत सीनियर जब ड्रेसिंग रूम में रहता है तो प्लेयर्स थोड़े से टाइट भी रहते हैं, थोड़े स्टिफ भी रहते हैं कि विराट भैया बैठे हैं, रोहित भैया बैठे हैं, तो वो स्टिफनेस तो है, लेकिन उससे कोई मुझे फर्क नहीं पड़ता है। आपको टीम को सिक्योर करना होगा, आपकी टीम को ना एक यंग प्लेयर को बताना होगा कि क्या एक्सपेक्टेशंस है, कब तक बैक किया जाएगा, डरने की कोई बात नहीं, खेलो, हम तुम्हारे साथ हैं। तो वो सारी चीज़ें करनी जरूरी है। मुझे लगता है कि सबसे बड़ी बात यही है कि आप राइट टीम खिलाओ यार, राइट टीम आपकी खेल नहीं रही है। और बैटिंग में चेंजेस वगैरह भी कर रहे हो, करते रहो, लेकिन राइट प्लेयर्स तो खिलाओ। बाहर बैठा हुआ है आपका टैलेंट, ग्रूम तो हो नहीं रहा है, अपने पीक से नीचे आ जाएंगे तब उनको मौका दोगे तो कोई फायदा नहीं है, चाहे वो ऋतुराज हो, सरफराज हो, अभिषेक शर्मा हो। अभिषेक शर्मा T20 इतना अच्छा खेल रहे हैं, अब ओडीआई में ग्रूम करना शुरू करो ना उन्हें, क्योंकि ओडीआई में एक डिफरेंट काइंड ऑफ क्रिकेट मांगते हैं। टेस्ट क्रिकेट से मिलती जुलती क्रिकेट चाहिए, यहाँ पे आपको सेटल होने का टाइम मिलता है, आपको जाते ही उड़ाने की जरूरत नहीं। तो अभिषेक को उस फॉर्म में आने में टाइम लगेगा। और आपने जो कहा कि धीरे धीरे T20 में भी टेस्ट खराब हो गई है, ओडीआई खराब हो गई है, इसकी क्वालिटी ऑफ क्रिकेट जो नीचे जा रही है, इसका असर देखने को मिलेगा। ये मैं आपको बताऊं, मैंने विव रिचर्ड्स से एक बार बात की थी 2012 या 13 में। विव रिचर्ड्स मैंने मिले थे, मैंने कहा वेस्ट इंडीज की टीम आजकल बड़ी वो हो गई, वनडे बहुत अच्छा खेल रहे हैं और T20 बहुत अच्छा खेलते हैं। तब उन्होंने ये बात मुझसे कही थी विव रिचर्ड्स ने, कि बोलते हैं कि टेस्ट क्रिकेट आपकी बहुत मीडियोकर हो गई, मतलब एवरेज हो गई। बोलते हैं एवरेज भी आप एक टाइम तक रहते हो, आप मीडियोकर एक टाइम तक रहते हो, क्योंकि आप एवरेज हो, लेकिन साथ वाला तो एवरेज नहीं है ना, वो तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। तो आपके और आपके साथ वाले के बीच का फासला लगातार बढ़ता जा रहा है, तो आप अपने आप पुअर हो जाओगे। एवरेज होना भी एक
टाइम फ्रेम तक ही आप एवरेज हो, डाउनफॉल ही है लगातार। हाँ लगातार डाउन हो रहे हो, और एक टाइम एक फेज है जब शाम और रात की बीच होती है, सूरज ढलता है उसके बाद रात आ जाती है, वो उसी तरीके से आप मीडियोकर भी एक टाइम तक हो, मीडियोक्रिटी के बाद पुअर होना तय है, क्योंकि आप अगर मीडियोकर ही रह गए तो सामने वाला बहुत आपसे फासला बना लेगा। और आज आप देखो कि वेस्ट इंडीज वाला हाल इंडिया का अगले 2-3 साल में मुझे होता हुआ नजर आ रहा है। T20 क्रिकेट में भी टेस्ट क्रिकेटर्स थे सारे, सबने टेस्ट क्रिकेट से अपनी क्रिकेट शुरू की थी, सब आए ODI और T20 में आए। आप देख लो, ड्रे रसल की बात कर लो, किरण पोलार्ड की बात कर लो, ड्वेन ब्रावो की बात कर लो, क्रिस गेल की बात कर लो, तमाम वेस्ट इंडीज के प्लेयर अपने अपने फ्रेंचाइज के पूरी दुनिया में स्टार होते थे पहली 11 के। बिल्कुल। आज बड़े लीग में वेस्ट इंडीज के खिलाड़ियों को पहली 11 में जगह ही नहीं मिल रही। आप IPL में अगर ले लो, वेस्ट इंडीज के कितने खिलाड़ी पहले 11 में खेल रहे हैं, शायद सिर्फ एक है जो हर मैच में होता है, वो है हेटमायर। उसके अलावा कोई भी मुझे वेस्ट इंडीज का खिलाड़ी याद नहीं आ रहा है जिसको पहली 11 में जगह मिलती है, कोई है ही नहीं। कभी एक मैच में कोई फेरबदल हुआ टीम कॉम्बिनेशन के मुताबिक, कभी शर्फन रदरफोर्ड आ जाएंगे, कभी कोई आ जाएगा, कभी ड्रे रसल खेल रहे हैं तो टूटा हुआ खेल रहा है वो, है ना, शिव नारायण, वो हमारे सुनील नारायण है नहीं है, उनका भी मतलब लगभग 12 है। एक है हेटमायर और दूसरे निकोलस पूरन। बिल्कुल। 2 वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी। ये वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी आज से 7-8 साल पहले हर टीम के 2-2 प्लेयर होते थे IPL में। बिल्कुल। और अपने अपने टीम के सुपरस्टार, मैच विनर, एक्स फैक्टर्स होते थे। आज सडनली गायब हो गए। टेस्ट क्रिकेट गायब ही, ये टेस्ट प्लेयर्स आए, वनडे खेला, T20 खेला, पीछे से टेस्ट क्रिकेट, क्योंकि टेक्निकली साउंड प्लेयर नहीं है, वो T20 भी नहीं खेल सकते धीरे धीरे। वो जहां पर गेंदबाज ने थोड़ा सा चकमा दिया, थैंक यू वेरी मच। जहां टेम्परामेंट की जरूरत हुई, वहां थैंक यू वेरी मच। जहां टिकने की बात हुई, वहां टिकने की आदत नहीं है, थैंक यू वेरी मच। तो ये आप मेन फॉर्मेट ऑफ द गेम जो है वो इंडिया में खत्म होता जा रहा है। और इंडिया का सबसे बड़ा जो इस समय दुर्भाग्य है ना, कि IPL इतना बड़ा हो गया है कि लोग इंटरनेशनल क्रिकेट से ज्यादा IPL को तवज्जो देने लगे हैं। लोग यानी कि फैंस, और सिर्फ फैंस नहीं, प्लेयर्स भी, BCCI भी। प्लेयर्स तो डेफिनेटली, जहां पे पैसा होगा, मधुमक्खी जहां पे होगा, मीठा होगा, वहां पे रस होगा, वहीं जाएंगे भाई। बिल्कुल। तो हर जगह पैसा इज इन IPL, तो हर कोई IPL खेल रहा है। आप किसी पार्क में चले जाओ, छोटा बच्चा, उसके पेरेंट्स बोलते हैं मैं चाहता हूं मेरा बेटा जो है मुंबई इंडियंस से खेले, मेरा बेटा दिल्ली कैपिटल्स से खेले। जो जिस शहर में उस टीम से खेलने की ख्वाब देख रहा है, इंडिया खेलने की बात ही नहीं करता है। और इंडियन टीम से आप ड्रॉप होते हो, फिर आप मेहनत नहीं करते हो वापस आने के लिए, क्योंकि आप पे ठप्पा लग गया, इंडिया प्लेयर हो, आप स्टार हो, IPL की लेवल इतना लो है कि IPL में आप चाह ही सकते हो 10, 12, 15 करोड़ आपको मिलते रहेंगे अगले 5-6 साल तक। यू आर गुड इनफ। एग्जैक्टली। तो यहाँ पर बहुत सारी बातें हमने यहाँ पर की हैं, दिशा किस तरफ जा रही है वो भी, उस पर भी बात की, और सॉल्यूशंस क्या क्या है उस पर भी हमने यहाँ पर बातचीत की है। उम्मीद है ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा। फिलहाल इजाजत लेते हैं, और अगले एपिसोड में क्रिकवीटो में हम आपसे बात करेंगे, ODI क्रिकेट से निकलकर T20 क्रिकेट की तरफ बढ़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप जो है वो सामने आ रहा है 7 फरवरी से। उसको लेकर भी क्रिकवीटो पर बातचीत करेंगे। तो उम्मीद है आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। आपके रिएक्शंस क्या हैं, आप अपने रिएक्शंस हमें ज़रूर दीजिएगा। और क्रिकवीटो को अगर आप देखना चाहते हैं तो आपको वीटो ऐप डाउनलोड करना है। कहाँ पर? आप ऐप स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं, आप गूगल प्ले स्टोर से भी बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं वीटो ऐप, जहाँ पर सिर्फ क्रिकवीटो ही नहीं, आपको समीप सर के पॉडकास्ट भी देखने को मिलते हैं, इंडिया TV भी देखने को मिलेगा, तमाम और चैनल भी मिलेंगे, और चैनल्स भी मिलेंगे, योगा के शोज देखने को मिलेंगे। एंटरटेनमेंट का पूरा प्लेटफॉर्म है वो। एग्जैक्टली। तो डाउनलोड एंटरटेनमेंट एंड न्यूज, एग्जैक्टली इंफोटेनमेंट भी कह देते हैं कभी कभी। Yes. तो चलिए डाउनलोड जरूर कीजिए वीटो ऐप को। फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।